क्या गुजरात सरकार के कॉमन यूनिवर्सिटीज बिल से मानहानि केस से मजबूती होगी केजरीवाल की दलील? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। पीएम नरेंद्र मोदी के डिग्री से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कम होगी, इसका फैसला 14 सितंबर को होगा। सेशन कोर्ट केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली रिवीजन एप्लीकेशन पर फैसला देगा, लेकिन इस सब के बीच इन दिनों गुजरात सरकार के तरफ से राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए तैयार किया गया कॉमन यूनिवर्सिटीज बिल सुर्खियों में आ गया है। इस बिल में मोटे तौर राज्य के विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और राज्य की जिन यूनिवर्सिटीज में फैसले सेनेट और सिंडिकेट की चुनी हुई बॉडी करती है, वहां पर फैसले सरकार की तरफ से गठित की गई गवर्निंग बॉडी करेगी। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में राहत पाने के लिए केजरीवाल की तरफ से विश्वविद्यालय बताया जा रहा है। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर अदालत यूनिवर्सिटी को राज्य मानती है तो मानहानि का केस खत्म हो सकता है। मानहानि केस में केजरीवाल की तरफ से गुजरात यूनिवर्सिटी को स्टेट बताकर दलील की गई कि राज्य की कोई मानहानि नहीं होती है। इसके लिए केजरीवाल की तरफ से आर राजगोपाल वॉज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के 1995 के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केस को आधार बनाया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवोकेट अमित नायर ने यह दलील रखी थी। 14 सितंबर को सेशन का फैसला आएगा और 14 को ही यह बिल विधानसभा में पेश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भावनगर और जामनगर पालिकाओं के मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगले 2.5 साल के कार्यकाल के लिए नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। कौन बने भावनगर जामनगर के मेयर, क्या होगी नई जिम्मेदारी? देखते खास रिपोर्ट में। भावनगर और जामनगर नगर पालिकाओं के मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्थायी समिति अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगले 2.5 साल के कार्यकाल के लिए नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें भावनगर के नए मेयर के तौर पर भरत बराड़ और डेप्यूटी मेयर के तौर पर मोना पारेख के नाम पर मोहर लग गई है। दोनों शहरों में 12 सदस्यों और स्थायी समिति के अध्यक्ष के नामों की घोषणा की गई है। भावनगर जामनगर नगर निगम के नए पदाधिकारियों की आज नियुक्ति कर दी गई है। भाजपा पर्यवेक्षकों द्वारा आयोजित सेंस प्रक्रिया के दौरान नगर सेवकों, विधायकों और सांसदों द्वारा अनुशंसित नामों की एक सूची तैयार की गई थी। गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में यह सूची पेश की गई। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रवेश मोड़ी मंडल ने पदाधिकारियों के नाम पर मुहर लगा दी। भावनगर जामनगर नगर निगम की आम बैठक में इन नामों की घोषणा की गई है। भावनगर के नए मेयर के तौर पर भरत बारड़ के नाम पर मुहर लगी है। ऐसे में डेप्यूटी मेयर के लिए भावनाबेन दवे, योगिताबेन त्रिवेदी, मोनाबेन पारेख, वर्षाबा परमार के नामों पर चर्चा हुई, जिसमें से मोना पारेख के नाम पर मुहर लगी। इसलिए स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में राजू भाई रबाड़िया, पार्टी नेता के रूप में किशोर गुरुमुखानी और दंडक के रूप में उषाबेन बदिका के नाम पर मुहर लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने MVA सरकार का उदाहरण देकर ये बड़ी बात कही है। सुप्रिया ने क्या साधा केंद्र सरकार पर निशाना? देखते रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगी अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से जारांगी को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान जब राजेश टोपे अभिभावक मंत्री थे तब मनोज जारांगी 109 दिनों तक आंदोलन पर बैठे थे। उस समय राजेश टोपे ने प्रेम और शांति से बात करते रास्ता बनाया था। साथ ही मौजूदा सरकार को भी इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार किस लिए है? यहाँ ट्रेन, हेलीकॉप्टर और निजी विमानों में यात्रा करने के लिए नहीं है। साथ ही कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान यहाँ मनोज जारांगी ही थे जो 109 दिनों तक आंदोलन पर बैठे थे। उस समय संरक्षण मंत्री राजेश टोपे ने अपना रास्ता बनाया था। अब इस सरकार को भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। उनके आंदोलन पर लाठीचार्ज कैसा? ऐसा सवाल उठाकर हमने प्यार और मीठी मीठी बातों से आंदोलन कर सुलझाया और इस मौके पर सुप्रिया सुले ने जलियांवाला बाग बनाकर प्रदर्शनकारियों और महिलाओं के सिर फोड़ने का तंज भी कसा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
भारत में हुई G20 सम्मेलन को लेकर दुनिया भर में जिसकी तारीफ हो रही है, तारीफ करने वालों की लिस्ट में अमेरिका भी शामिल है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पत्रकार परिषद के दौरान क्या बयान जारी किया, देखते हैं। अमेरिका ने दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की तारीफ की है। अमेरिका ने G20 आयोजन को सफल करार दिया है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे नेता दिल्ली पहुंचे थे। G20 में ग्लोबल मुद्दों पर सभी नेताओं ने चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में G20 को लेकर बात की। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से मानते हैं कि ये सफल रहा। G20 एक बड़ा संगठन है। रूस G20 का सदस्य है। चीन G20 का सदस्य देश है। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया था कि क्या वह मानते हैं कि भारत में आयोजित हुआ G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने भारत की सराहना करते हुए ये बात कही। प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस की आलोचना किए बिना सभी देशों को इसके जरिए साथ लाने में भारत कामयाब रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नए संसद भवन में बदल जाएगा ड्रेस कोड। नए संसद भवन में महिला और पुरुष कर्मचारियों की होगी अलग अलग ड्रेस। क्या किया गया आयोजन? ड्रेस कोड में भी होगी कमल की निशानी। देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार है। इसे नए इंडिया का प्रतीक भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि नए भवन में प्रवेश के साथ ही यहां काम करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस भी बदल जाएगी। नए ड्रेस पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक होगी। महिला कर्मचारियों को नई डिजाइन की साड़ियां पहननी होगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों के लिए भी नया ड्रेस कोड तय किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि नई संसद भवन में मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता और पजामा पहनेंगे। अधिकारियों क्रीम रंग की कलर वाले शर्ट पहने होंगे, जिस पर गुलाबी कमल के फूल के प्रिंट अंकित होंगे। इन कर्मचारियों ने शर्ट के ऊपर मेहरून स्लीवलेस जैकेट भी पहना होगा। नीचे खाकी रंग की पतलून होगी। महिला कर्मचारियों ने नई डिजाइन की साड़ियां पहनी होगी। कर्मचारियों के परिधान पर कमल का फूल अंकित करने को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि यह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हालांकि विकल्प के तौर पर इसे भारतीय परंपरा का प्रतीक भी बताया जा रहा है। इसी आधार पर इसे G20 के लोगों में भी शामिल किया गया था। हालांकि संसद की सुरक्षा में तैनात होने वाले ड्यूटी गार्ड अपनी सामान्य वर्दी पहनना जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अंदर की बात में आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सबसे करीबी माने जाने वाले विधायक त्रिलोक जम्वाल को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या है इस राजनीति का मकसद? क्या त्रिलोक जम्वाल बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखते रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सबसे करीबी माने जाने वाले विधायक त्रिलोक जम्वाल को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कार्यों में लंबा अनुभव रखने वाले बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल अब राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। राजस्थान की 17 विधानसभा सीटों पर उन्हें चुनावी रणनीतिकार बनाया गया है। त्रिलोक जम्वाल राजस्थान की 17 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। इसके अलावा इन विधानसभा सीटों में टिकट आवंटन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। त्रिलोक जम्वाल का संगठनात्मक कार्यों में लंबा अनुभव है, लिहाजा पार्टी उनके इस अनुभव का फायदा उठाना चाहती है। यही वजह है कि उन्हें राजस्थान जैसे अहम राज्य में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक आने वाले वक्त में हिमाचल भाजपा के कई बड़े नेताओं को प्रचार प्रसार के साथ अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर स्टार कैंपेनर राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतारे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका में खाद्य महंगाई दर 50 साल के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में अमेरिका के कोलंबिया, मिसौरी, अटलांटा, मिनीसोटा जैसे राज्यों में महंगाई से मुकाबले के लिए कम्युनिटी फार्मिंग का मॉडल पनप रहा है। क्या है इसके पीछे की अहम वजह? देखते रिपोर्ट में। अमेरिका में सभी सदस्य फार्मिंग में भागीदार होते हैं। लागत से लेकर उपज तक को शेयर किया जाता है। कम्युनिटी फार्मिंग से कुल साझा उपज बढ़ जाती है। यदि लोग अलग अलग फार्मिंग करते हैं तो उपज कम होती है। रिपोर्ट के तहत कम्युनिटी फार्म से जुड़ने के लिए उन्हें 20,000 रूपए मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। पिछले 6 महीने से मोरियार कम्युनिटी फार्मिंग में ही घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही है। इससे उन्होंने घर खर्च में 40% तक की मासिक बचत की है। कम्युनिटी फार्मिंग की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अमेरिकी अब इसे बिजनेस मॉडल की तरह भी देख रहे हैं। लोग अपने गार्डन या प्लॉट को कम्युनिटी फार्म को किराए पर देकर पैसे भी बना रहे हैं। वॉशिंगटन में 8 एकड़ में कम्युनिटी फार्मिंग को बिजनेस के तौर पर चुना। सब्जी और जरूरत के फूड प्रोडक्ट्स हम अपने कम्युनिटी फार्म में ही उगाते हैं। ये पैकेज पूर्व से बेहतर होती है। इसके साथ ही रोजाना अब हम फार्मिंग करते हैं तो वर्कआउट भी पूरा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। कप 2023 के मैच में भारत ने बीते दिन पाकिस्तान पर जीत हासिल की। इसी के साथ पूरा देश खुशी से झूम उठा। वहीं टीवी के तमाम सेलेब्स ने भी इंडियन क्रिकेट टीम को जमकर बधाई दी। टीवी सेलेब्स ने क्रिकेटरों को कैसे दी बधाई? देखते रिपोर्ट में। एशिया कप 2023 में फाइनली भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर देश को प्राउड फील कराया है। वहीं लाखों अन्य लोगों की तरह तमाम टीवी सेलेब्स भी इंडियन क्रिकेट टीम की जीत पर खुशी से झूम उठे। करण कुंद्रा, नकुल मेहता सहित टीवी के तमाम सेलेब्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को जीत की बधाई भी दी। क्रिकेट के दीवाने टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने एशिया कप 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान टीम पर जीत को लेकर काफी खुशी जाहिर की। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई भी दी। वहीं नकुल मेहता ने भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद लिखा, पाकिस्तान के चारों ओर प्रचार के बावजूद टीम दिखाई ही नहीं दी। बहुत ही निराशाजनक। कुलदीप, कोहली, केएल और लड़कों ने अच्छा खेला। वहीं अली गोली ने भी सोशल मीडिया पर अपना उत्साह दिखाया और लिखा, किंग विराट कोहली की अविश्वसनीय बल्लेबाजी, उनके जैसा कोई नहीं। भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच पहले भी 2 बार हुआ, लेकिन बारिश के कारण इसे रद्द कर दिया गया। हालांकि 12 सितंबर को फाइनली मैच हुआ और भारत की जीत हुई। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली टॉप स्कोरर रहे। उनके बाद केएल राहुल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सबसे करीबी माने जाने वाले विधायक त्रिलोक जम्वाल को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या है इस राजनीति का मकसद? क्या त्रिलोक जम्वाल बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखते रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सबसे करीबी माने जाने वाले विधायक त्रिलोक जम्वाल को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कार्यों में लंबा अनुभव रखने वाले बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल अब राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। राजस्थान की 17 विधानसभा सीटों पर उन्हें चुनावी रणनीतिकार बनाया गया है। त्रिलोक जम्वाल राजस्थान की 17 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। इसके अलावा इन विधानसभा सीटों में टिकट आवंटन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। त्रिलोक जम्वाल का संगठनात्मक कार्यों में लंबा अनुभव है, लिहाजा पार्टी उनके इस अनुभव का फायदा उठाना चाहती है।
यही वजह है कि उन्हें राजस्थान जैसे अहम राज्य में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक आने वाले वक्त में हिमाचल भाजपा के कई बड़े नेताओं को प्रचार प्रसार के साथ अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर स्टार कैंपेनर राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतारे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जल्द ही भारत के अंदर आ जाएगा। इसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना है। क्या POK भारत में घुल जाएगा? क्या है पूरा मामला, देखते हैं। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। कल मांग की है, POK के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, POK अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। जनरल VK सिंह बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के सिलसिले में राजस्थान पहुंचे थे। राजस्थान के दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह से पूछा गया कि POK के शिया मुस्लिम भारत के साथ सीमा खोलने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस सवाल में पूर्व सेना प्रमुख ने कहा, POK का खुद ब खुद भारत में विलय हो जाएगा, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। बता दें, इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कश्मीरी कार्यकर्ता शब्बीर चौधरी के जरिए शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इन दिनों पाकिस्तान विरोधी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। POK के शहरों, कस्बों और गांवों के निवासी भोजन की कमी, आसमान छूटी महंगाई और ज्यादा टैक्स लगाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने एक लंबे समय तक सिनेमाघरों में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखी, लेकिन शाहरुख खान की जवान के आने से फिल्म की कमाई पर काफी असर देखने को मिला। फिल्म जवान ने गदर 2 को कितने आंकड़ों से पीछे छोड़ा, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट में। सनी देओल की गदर 2 ने सिनेमाघरों में लगभग 1 महीने तक अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखी। उनकी फिल्म गदर 2 को लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। इस फिल्म ने KGF और बाहुबली 2 जैसी कई बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया था। हालांकि अब जवान के आने से गदर 2 के रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, 1 महीने तक सफलता का परचम लहराने वाली अब गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर सफर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जवान के आने से धीरे धीरे गदर 2 का असर फैंस के दिलो दिमाग से उतर रहा है। गदर 2 की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक की टोटल नेट कमाई 515.3 करोड़ के आसपास नेट हुई है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की ग्रॉस कमाई लगभग 606 करोड़ की हुई है। आपको बता दें कि गदर 2 सनी देओल के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में तो शुमार है ही, लेकिन इसके अलावा ये उनकी पहली फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया। इस फिल्म से 22 साल बाद सनी देओल सेम किरदार के साथ पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका में खाद्य महंगाई दर 50 साल के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में अमेरिका के कोलंबिया, मिसौरी, अटलांटा, मिनीसोटा जैसे राज्यों में महंगाई से मुकाबले के लिए कम्युनिटी फार्मिंग का मॉडल पनप रहा है। क्या है इसके पीछे की अहम वजह, देखते रिपोर्ट में। अमेरिका में सभी सदस्य फार्मिंग में भागीदार होते हैं। लागत से लेकर उपज तक को शेयर किया जाता है। कम्युनिटी फार्मिंग से कुल साझा उपज बढ़ जाती है। यदि लोग अलग अलग फार्मिंग करते हैं तो उपज कम होती है। रिपोर्ट के तहत कम्युनिटी फार्म से जुड़ने के लिए उन्हें 20,000 रूपए मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। पिछले 6 महीने से मोरियार कम्युनिटी फार्मिंग में ही घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही है। इससे उन्होंने घर खर्च में 40% तक की मासिक बचत की है। कम्युनिटी फार्मिंग की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अमेरिकी अब इसे बिजनेस मॉडल की तरह भी देख रहे हैं। लोग अपने गार्डन या प्लॉट को कम्युनिटी फार्म को किराए पर देकर पैसे भी बना रहे हैं। वॉशिंगटन में 8 एकड़ में कम्युनिटी फार्मिंग को बिजनेस के तौर पर चुना। सब्जी और जरूरत के फूड प्रोडक्ट्स हम अपने कम्युनिटी फार्म में ही उगाते हैं। ये पैकेज पूर से बेहतर होती है। इसके साथ ही रोजाना अब हम फार्मिंग करते हैं तो वर्कआउट भी पूरा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एशिया कप 2023 के मैच में भारत ने बीते दिन पाकिस्तान पर जीत हासिल की। इसी के साथ पूरा देश खुशी से झूम उठा। वहीं टीवी के तमाम सेलेब्स ने भी इंडियन क्रिकेट टीम को जमकर बधाई दी। टीवी सेलेब्स ने क्रिकेटरों को कैसे दी बधाई, देखते रिपोर्ट में। एशिया कप 2023 में फाइनली भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर देश को प्राउड फील कराया है। वहीं लाखों अन्य लोगों की तरह तमाम टीवी सेलेब्स भी इंडियन क्रिकेट टीम की जीत पर खुशी से झूम उठे। करण कुंद्रा,
नकुल मेहता सहित टीवी के तमाम सेलेब्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को जीत की बधाई भी दी। क्रिकेट के दीवाने टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने एशिया कप 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान टीम पर जीत को लेकर काफी खुशी जाहिर की। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई भी दी। वहीं नकुल मेहता ने भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद लिखा, पाकिस्तान के चारों ओर प्रचार के बावजूद टीम दिखाई ही नहीं दी। बहुत ही निराशाजनक, कुलदीप कोहली, केएल और लड़कों ने अच्छा खेला। वहीं अली गोली ने भी सोशल मीडिया पर अपना उत्साह दिखाया और लिखा, किंग विराट कोहली की अविश्वसनीय बल्लेबाजी, उनके जैसा कोई नहीं। भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच पहले भी 2 बार हुआ, लेकिन बारिश के कारण इसे रद्द कर दिया गया। हालांकि 12 सितंबर को फाइनली मैच हुआ और भारत की जीत हुई। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली टॉप स्कोरर रहे, उनके बाद केएल राहुल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पिछले कई महीनों से जातीय संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर में अब उग्रवादी संगठनों की सक्रियता ने चिंता बढ़ा दी है। साथ ही उग्रवादी संगठनों ने सैन्य अधिकारी पर भी फायरिंग की थी। क्या है स्थिति, देखते रिपोर्ट में। पिछले कई महीनों से जातीय संघर्ष से जुड़े रहे मणिपुर में अब उग्रवादी संगठन की सक्रियता ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी पर उस वक्त फायरिंग हुई थी जब आदिवासियों पर हमले की कोशिश कर रहे भीड़ को रोकने के लिए सेना और असम राइफल्स ने हस्तक्षेप किया था। इस घटना की जांच के बाद यहां सामने आया कि भीड़ में शामिल उग्रवादियों ने सैन्य अधिकारी पर फायरिंग की थी। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए वे भीड़ का हिस्सा बने रहे। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जैसे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपल सेलिब्रेशन आर्मी, कांगले यावोल कम्बा लूप और पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ऑफ कांगले पाक के सदस्य हिंसा को भड़काने की घटना में शामिल हो रहे हैं। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स ने बीते 24 जून को पूर्वी इम्फाल से मायरंगथेम तंबा उर्फ उत्तम को गिरफ्तार किया, जो खुद को KYKL का लेफ्टिनेंट कर्नल कहता है। इसके अलावा संगठन के 11 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। उत्तम 2015 में 6 डोगरा के रेजिमेंट पर घात लगाकर किए गए हमले की मास्टरमाइंड में से एक था। इस घटना में सेना के 18 जवान शहीद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मोरक्को में आए भूकंप की वजह से मार्राकेश से 60 किलोमीटर दूर स्थित पर्वतीय गांव की लगभग हर इमारत नष्ट हो चुकी है। साथ ही गुजरते वक्त सरकार के लिए मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। मोरक्को में भूकंप की तबाही में मरने वालों की संख्या 2800 के पार पहुंची। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मोरक्को के मराकेश में 6.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र मराकेश से 72 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मौजूद था। ये भूकंप हाई एटल पर्वत पर आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या 2800 से ज्यादा हो गई है। वहीं घायलों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। घायलों की संख्या बढ़कर 2562 हो गई है। मोरक्को में आए भूकंप की वजह से मार्राकेश से 60 किलोमीटर दूर स्थित पर्वतीय गांव की लगभग हर इमारत नष्ट हो चुकी है। इसके बाद से घटनास्थल पर बचाव राहत कार्य की टीमें जीवित बचे लोगों को और मृतक के शवों की तलाश में दिन रात जुट गई है। इस घटना के बाद मोरक्को के अधिकारियों ने देश में 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सेना के एक बयान के अनुसार मोरक्को के राजा मोहम्मद ने सशस्त्र बलों को विशेष खोज और बचाव दल और एक सर्जिकल फील्ड अस्पताल तैनात करने का निर्देश दिया है। एक्स पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।